आज तक जब हम फर्स्ट ईयर बीएससी नर्सिंग या जीएनएम या पोस्ट बीएससी जहां भी हमने पढ़ा होगा, तो हमें इतना जरूर पता होता है कि ट्रैकीकार्डिया होता है, ब्रेडिकार्डिया होता है। तो पहले तो जो आज तक हमें पता, हम उसका जिक्र कर लेते हैं। ये सबको पता है कि नॉर्मल नॉर्मल अडल्ट की मैं बात करूं, अडल्ट का जो हार्ट रेट है वो एवरेज 60 टू 100 बीट हम लोग पर मिनट कंसीडर करते हैं। ठीक है, फिर हम कहते हैं कि इफ लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, है ना, इफ लेस देन 60 बीट पर मिनट, तो हम इसको कहेंगे ब्रेडिकार्डिया। क्या कहेंगे? दैट इज अ ब्रेडिकार्डिया। कोई शक नहीं है, और मुझे पूरा पता है कि मेरे सभी इस बदमाश फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को होगा। वही यदि हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट हम लोग पढ़ते हैं, तो हम कहते हैं बच्चों टैकीकार्डिया। तो हम क्या कहते हैं? टैकीकार्डिया कहते हैं बच्चों। ये दो टर्म्स तो आपने बहुत सुना है, ये दो टर्म्स तो आपने बहुत सुना मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। बट आज मैं जहां पर आपको लेके जाना चाहता हूँ, जो चीजें आपको सिखाना चाहता हूँ, मैं आज बताना चाहता हूँ कि कौन सा फैक्टर कैसे आपकी हार्ट रेट को कम करता है। मैं पूरा मैकेनिज्म, रैशनल और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि दोबारा कभी ऐसी सिचुएशन आए तो आप डिटेल में एक्सप्लेन करें। तो मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर सिंपल भाषा में तो मैंने लिख दिया, योर हार्ट रेट डिक्रीज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, वी कैन से ब्रेडिकार्डिया। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या पूछती है, तो सबको आता है, क्यों पूछेंगे? वो पूछेंगे कि व्हाट आर द कॉज, व्हाट आर द फैक्टर विच आर द इटियोलॉजी आर रिस्पॉन्सिबल टू डिक्रीज योर हार्ट रेट। और सबसे पहले मैंने लिखा है हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म, अब आपको ये भी मालूम है, ये भी मालूम है फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, ये हाइपोथायरॉयडिज्म का मीनिंग होता है हाइपोसिक्रीशन। हाइपोसिक्रीशन, और हाइपोसिक्रीशन किसका होता है? T3 का होता है और T4 का होता है। दैट वी कैन से थायराइड हार्मोन। हाइपोसिक्रीशन ऑफ T3 एंड T4, और T3 को कहते हैं ट्राई आयोडो थायरोनाइन, और T4 को कहते हैं टेट्रा आयोडो थायरोनाइन। ट्राई आयोडो और टेट्रा आयोडो, ये T3 और T4 का दूसरा नाम है। शुक्रिया मंजीत प्रजापति, थैंक यू सो मच माय डियर। तो याद रखिएगा, मैंने क्लियरली यहां पर मेंशन किया बच्चों, हाइपोथायरॉयडिज्म, और हाइपोथायरॉयडिज्म में लिखा कि हाइपोसिक्रीशन होता है। किसका हाइपोसिक्रीशन होता है? T3 और T4 का हाइपोसिक्रीशन होता है। T3 का दूसरा नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, और T4 का दूसरा नाम है टेट्रा आयोडोथायरोनिन। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, सवाल ये उठ रहा है कि कैसे हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से हार्ट रेट कम होगा। ये सवाल मन में उठ रहा होगा। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी आपके ब्लड में स्पेशली T3, स्पेशली T3, जैसे ट्राई आयोडोथायरोनिन, T3 इसका दूसरा नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, इस हार्मोन का लेवल कम होगा, जिसकी वजह से हार्ट मसल टू पंप लेस विग्रसली बिकॉज या बिकम्स वीक। मतलब T3 जो है, T4 जो है ना, इसमें T3 का लेवल कम होगा, तो आपकी हार्ट का जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है वो नॉर्मल के कंपेरिजन में वीक हो जाएगा, नॉर्मल के कंपेरिजन में वीक हो जाएगा, जिससे हार्ट मसल कैन नॉट फुली रिलैक्स आफ्टर ईच हार्ट बीट। जिससे जैसे आपका हार्ट रिलैक्स होगा, बट हार्ट रिलैक्स हो रहा है, योर मसल कैन नॉट रिलैक्स, जिसकी वजह से पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, मीन्स पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया, फिर से बता रहा हूं कि हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से जब T3 का लेवल आपके ब्लड में डिक्रीज होगा, जिससे हार्ट की मसल जो है वो नॉर्मल के कंपेरिजन काफी लेस और वीक फेल्ट होगी, जिससे कंप्लीट रिलैक्स नहीं होगा आफ्टर ईच हार्ट बीट। जब रिलैक्स इजिली नहीं होगा तो नेक्स्ट हार्ट बीट जनरेट नहीं होगा, और जब नेक्स्ट हार्ट बीट जनरेट नहीं होगा तो नॉर्मल जो हार्ट बीट है वो नॉर्मल के कंपेरिजन में डिक्रीज रहेगी, नॉर्मल के कंपेरिजन में डिक्रीज रहेगी। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, आगे समझ में? डू यू अंडरस्टैंड एवरीवन? इट्स ओके लक्ष्मी मौर्य। आपको मैकेनिज्म समझ में आना चाहिए बच्चों। एग्जामिनर तो इतना ही पूछता है, एग्जामिनर सीधा पूछता है हाइपोथायरॉयडिज्म कैन कॉज टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया, ये एग्जामिनर का एमसीक्यू, ऑनलाइन एमसीक्यू। बट आपके जहन में ये तो सवाल उठेगा ना कि सर हाइपोथायरॉयडिज्म कैसे कॉज करता है। तो मैंने हाइपोथायरॉयडिज्म का मीनिंग शेयर किया कि भाई हाइपोसिक्रेशन ऑफ T3 एंड T4, T3 का दूसरा नाम है ट्राई आयोडोथायरोनिन, T4 का दूसरा नाम है टेट्राआयोडो। ट्राईआयोडो का लेवल कम होगा, मसल वीक होगी और रिलैक्स नहीं होगी, तो नेक्स्ट हार्ट बीट जनरेट नहीं होगी, और जनरेट नहीं होगी तो पेशेंट का हार्ट रेट जो है वो कम हो जाएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो आपसे पूछो हाइपोथायरॉयडिज्म क्या कॉज करता है, बताओ ना? ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया। इट्स क्लियर? या एक हिंट देता हूं, जब हम हाइपोथायरॉयडिज्म को ट्रीट करते हैं तो क्या देते हैं? लिवोथायरोक्सिन। लिवोथायरोक्सिन, लिवोथायरोक्सिन क्या पता है? ये थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट, थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट है भाई। जो थायराइड हार्मोन सप्लीमेंट जब ओवरडोज हो जाता है तो पेशेंट की हार्ट रेट क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोग ये कहते हैं ना कि किसी पेशेंट को यदि हाइपोथायरॉयडिज्म था और उसको थायराइड सप्लीमेंट दिया है, तो ये नर्स क्या मॉनिटर करेगी? हार्ट रेट। क्या मॉनिटर करेगी? हार्ट रेट। ज्यादा चाकू ऐसे नहीं होता, हार्ट रेट मिस होता है, वो वॉल्यूम, टेंशन, रेगुलरिटी और रिदम पे डिपेंड करता है।
इट्स ओके युक्ति। पटेल हर्ष ब्रेडिकार्डिया। पटेल हर्ष, अभी तो एक ही कॉज बताया मैंने, पटेल हर्ष। बस ये बताऊंगा आपको कैसे आईसीपी की वजह से हार्ट रेट अल्टर होती है। थोड़ा सब्र रखना। मैंने आज इवन मैंने पूरे थ्योरी क्लास में एक बात आपको बार बार कही है, आप जो सोच रहे हो मेरे बच्चों, वो मैं सोच चुका हूं। आपका डाउट कहां अराइज होगा वो ऑलरेडी मैं कोशिश करता हूं कि हर टॉपिक वाई टॉपिक आपका डाउट क्लियर करो। अभी मैंने एक ही कॉज बताया ब्रेडिकार्डिया, कई सारे कॉज बताने वाला हूं। उसके बाद भी डाउट है तो जरूर पूछना, है ना। उसके बाद में भी डाउट है तो जरूर पूछना। ओके, अब मैं हर्ष पटेल, मैं नेक्स्ट कॉज की बात करता हूँ। यहाँ लिखा इंक्रीज आईसीपी। स्पेशली मैं प्रिय पटेल हर्ष आपसे कहना चाहूंगा, आप यही पूछना चाह रहे थे, यही पूछना चाह रहे थे, है ना। इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। अब आईसीपी जैसे बढ़ता है, आईसीपी जैसे बढ़ता है तो ब्लड फ्लो टू ब्रेन रिस्टोर होने लगता है। ब्रेन में टूवर्ड्स जो ब्लड फ्लो है वो रिस्टोर होने लगता है। कैसे? आईसीपी बढ़ने के कॉज क्या हो सकते हैं? आईसीपी बढ़ने के कॉज क्या हो सकते हैं? या तो इंक्रीज ब्लड फ्लो या रिस्टोर ब्लड फ्लो इन ब्रेन। एक ये सुना है, एक सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ या फिर सीएसएफ का एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन, इन सारे कॉज की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। इन सारे कॉज की वजह से इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है। यहां हम ब्रेडिकार्डिया की बात करें, यहां हम ब्रेडिकार्डिया की बात करें, और यदि हम ब्रेडिकार्डिया की बात करें फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स, तो मैं आपको कहूंगा जैसे ब्लड फ्लो आईसीपी बढ़ना। अब आईसीपी बढ़ने के कॉज क्या क्या हो सकते हैं? आईसीपी बढ़ने का कॉज जो है ब्लड फ्लो का बढ़ना, सेल का एबनॉर्मल ग्रोथ या सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो सकता है। सीएसएफ का एक्यूमुलेशन हो सकता है। ब्लड फ्लो टू द ब्रेन रिस्टोर, जिसकी वजह से इंक्रीज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय सीएनएस इस्कीमिया, क्योंकि जैसे ब्लड फ्लो रिस्टोर होगा तो कहेंगे ब्लड सप्लाई इंपैक्ट होगी, है ना। ब्लड सप्लाई इंपैक्ट होगी तो इंक्रीज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय सीएनएस इस्कीमिया दैट कैन स्टिमुलेट बैरो रिसेप्टर। बच्चों याद करिएगा, मैंने आपको बैरो रिसेप्टर और बैरो रिसेप्टर का दूसरा नाम पढ़ाया था क्रेस रिसेप्टर, याद करिएगा, क्रेस रिसेप्टर। और मैंने आपको ये भी कहा था ये आपकी बॉडी में दो जगह होता है, एक आयोटिक आर्च में, आयोटिक आर्च में, और एक कैरोटिड, कैरोटिड साइनस या कैरोटिड बॉडी। कुछ कुछ याद आ रहा है, कुछ कुछ याद आ रहा है जो मैं बहुत अच्छे से आपको कैरी किया। तो मैंने कहा कि इंक्रीज आर्टीरियल ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय सीएनएस इस्कीमिया दैट स्टिमुलेट बैरो रिसेप्टर इन द कैरोटिड बॉडी कैन स्लोइंग योर हार्ट रेट, कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। क्लियर शब्दों में कहा कि जब भी आईसीपी बढ़ता है ब्रेन का ब्लड फ्लो जो है वो कहीं रिस्टोर होता है, जिससे आर्टीरियल ब्लड प्रेशर इंक्रीज हुआ एंड सीएनएस में इस्कीमिया डेवलप हुआ, जिसकी वजह से बैरो रिसेप्टर जो है वो फिगर आउट हुआ कैरोटिड बॉडी में, और उसकी वजह से आपका हार्ट रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जी जी माय डियर। और अब आपसे पूछेंगे इंक्रीज आईसीपी कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, हाइपरटेंशन। इससे प्रीवियस मैंने कहा हाइपोथायरॉयडिज्म कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। आई थिंक दोनों चीजें आपको अंडरस्टैंड हुआ। कई सारे कॉज बताने वाला हूं, अभी तक मैंने दो कॉज का जिक्र किया, एक इंक्रीज आईसीपी वाले कॉज का और एक हाइपोसेक्रेशन है, दैट विल बी हाइपोथायरॉयडिज्म। आगे बढ़े बच्चों, क्लियर एवरीवन? रिंकी पांडे। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, नाउ नेक्स्ट वन, इंफीरियर वॉल एमआई कॉमनेस्ट पैथोलॉजिकल कॉज। जस्ट याद करना बच्चों, मैंने आपको ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट पढ़ाया था, और ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट में मैंने कहा था राइट, राइट कोरोनरी आर्टरी, और मैंने आपको ये भी पढ़ाया था राइट कोरोनरी आर्टरी कंडक्शन सिस्टम को ब्लड सप्लाई करता है, ऐसे नोड को देता है, एबी नोड को देता है। और मैंने ये भी कहा था राइट कोरोनरी आर्टरी में जब ब्लड सप्लाई रुकेगा तो पेशेंट को इंफीरियर वॉल एमआई होगा। यहां पर ये तो कहा है इंफीरियर वॉल एमआई कॉमनेस्ट पैथोलॉजिकल कॉज, मतलब सीधा इंफीरियर मायोकार्डियल वॉल, एसए नोड, एबी नोड आर यूजुअली ऑल सप्लाइड बाय द राइट कोरोनरी आर्टरी। जैसे आपको याद है ये आपका असेंडिंग अयोटा था, ये आर्च ऑफ अयोटा है, ये आपका असेंडिंग अयोटा था। मैंने एक राइट साइड में ब्रांच निकाला था, याद करिएगा, राइट कोरोनरी आर्टरी का था। लेफ्ट साइड की ब्रांच को लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी पढ़ा था। मैंने कहा था राइट कोरोनरी आर्टरी ब्लड जो है आगे लगा देता है पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी को, फिर बच्चों का था पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी ब्लड लगा देती है राइट मार्जिनल आर्टरी को, फिर ये ब्लड सप्लाई होता है एसए नोड में, फिर ये ब्लड सप्लाई होता है एबी नोड में, है ना, फिर ये ब्लड सप्लाई होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ऑलमोस्ट देखा जाए ये ब्लड सप्लाई इंफीरियर वॉल, इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट में होता है, इंफीरियर वॉल ऑफ हार्ट में होता है। और यदि इस पेशेंट को इस राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, राइट कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज हो गया, जिसकी वजह से इंफीरियर वॉल को ब्लड नहीं गया, तो इंफीरियर वॉल डैमेज हुआ, और इंफीरियर वॉल डैमेज हुआ तो एसए नोड भी गया, एबी नोड भी गया, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, कुछ कुछ रिकॉल हो रहा है। जी मुकेश लामोर, तो मैंने लिखा है यहाँ पर ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा।
आया समझ में? तो पहला कॉज क्या था? हाइपोपैराथायरॉइडिज्म, सॉरी दूसरा कॉज क्या था? इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, और तीसरा कॉज आपको मिला इंफीरियर वॉल एमआई। अब सीधा मैं पूछूं, ऑल आर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया एक्सेप्ट ऑप्शन ए हाइपोथायरॉइडिज्म, ऑप्शन बी इंक्रीज आईसीपी, ऑप्शन सी इंफीरियर वॉल एमआई, ऑप्शन डी हाइपरथायरॉइडिज्म। तो आपका आंसर क्या आएगा? डी। तीनों तो कॉज कर रहे हैं, एक ही तो है जो कॉज नहीं कर रहा है, एक ही तो है जो कॉज नहीं कर रहा है। तो हम बात किसकी करें? ब्रेडिकार्डिया। और ब्रेडिकार्डिया में मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स ने क्लियरली मेंशन किया है कि तीन मेन कॉज आपके सामने, मैं चौथे कॉज की तरफ चलता हूं। और यहाँ मेंशन किया है कैरोटिड साइनस मसाज, कैरोटिड साइनस मसाज। फिर से बायोरिसेप्टर को याद करना पड़ेगा। कैरोटिड साइनस मसाज कैन कॉज प्रेशर अप्लाई टू द कैरोटिड साइनस, दैट कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। अभी सेम कंडीशन इस पिक्चर में आप देखिएगा, ये जो दिख रहा है ये कैरोटिड आर्टरी है ना, कैरोटिड आर्टरी है। और कैरोटिड आर्टरी में कौन प्रेजेंट होता है? बैरोरिसेप्टर्स। और बैरोरिसेप्टर को हम क्या कहते हैं? ट्रेस रिसेप्टर। और ये नालायक जब ट्रिगर आउट होगा, इसको जब हम स्टिमुलेट करेंगे, तो ये क्या कॉज करता है? ब्रेडिकार्डिया। क्या कॉज करता है? ब्रेडिकार्डिया। आगे समझ में? फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, थैंक यू सोना। चुके। तो एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि कैरोटिड साइनस मसाज कैन कॉज, कैरोटिड साइनस मसाज कैन कॉज। तो क्या आंसर लिखोगे बच्चों? आप लिखोगे ब्रेडिकार्डिया। तो चार कॉज हो गए यहाँ पर, हाइपोथायरॉइडिज्म, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, दो मेन कॉज हो गया। और तीसरा मैंने यहाँ पर कैरोटिड साइनस मसाज से पहले आपको क्लियरली मेंशन किया है, इंफीरियर वॉल एमआई, और चौथा आपका कैरोटिड साइनस मसाज। मैं अगले एमसीक्यू की बात करूं तो अगला क्वेश्चन क्या बन सकता है? बनेगा कि वेल्सवेल मैन्यूवर क्या कॉज करता है? ब्रीथिंग मेथड दैट मे स्लो योर हार्ट, दैट मे स्लो योर हार्ट, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एक्चुअली इट्स ओके सोना, अब मैंने वो लिखा वेल्सवेल मैन्यूवर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथिंग एंड होल्ड इट। ध्यान से सुनिएगा, इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथिंग एंड होल्ड इट। इस मैकेनिज्म को कहते हैं वेल्सवेल मैन्यूवर। मंजीता प्रजापति का बच्चा, वी आर फाइटर बेटा, वी आर फाइटर। अब सोचिएगा मेरे बच्चों की आंखें जो है नींद से टाइट हो रही है, तो टीम जेएनसी भी लगातार आपकी तरह, कोई तो टीचर क्लास ले रहा था, कोई क्लास को वॉच कर रहा था, कोई आपके कमेंट्स को रिप्लाई कर रहा था। और ये एक मिशन था, ये जो कीर्तिमान बनाया ना बच्चों, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बनाया ना, यूट्यूब ने भी हाथ खड़े कर दिए कि हम 24 घंटे की क्लास को आपको नहीं दे सकते हैं। तो एक ना एक दूसरे के प्रति इमोशन थे। कैसे? जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, तो मन में उस मंदिर में विराजमान भगवान के प्रति आस्था होती है, तो हम थकते नहीं है, हमें थकान नहीं लगती है। हमारे मन में, हमारे शरीर में, हमारे जहन में उस मंदिर में विराजमान भगवान के प्रति एक श्रद्धा होती है, जिससे हम थकान महसूस नहीं करते और हम चलते जाते हैं और मंदिर पहुंच जाते हैं, है ना? मंदिर पहुंच जाते हैं। शुक्रिया पवन। ठीक उसी तरीके से ये 24 आवर क्लास करने का एक ड्रीम था। उस ड्रीम को पूरा करने का बीड़ा टीम जैन ने उठाया, और उसमें 7 फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का चाहिए था। तो सबका यहाँ पर एक कॉम्बो है। आप गवाह बने, टीचर्स ने मेहनत की, अच्छा कंटेंट जरूरी था, और जितनी की 24 आवर की क्लास में कम से कम 20 एमसीक्यू फ्री में यदि बच्चों को मिल गए, तो जैन के बच्चे अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देंगे। और ऐसी उम्मीद है कि ये नॉट सिर्फ कुछ नया इतिहास रचेगा। और सबसे खुशी की बात है, कभी किसी मोड पे मेरे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बैठे रहेंगे ना, तो एक बात तो प्राउडली कहेंगे, वी आर बिलोंग फ्रॉम जेएनसी फैमिली, जिसको आप सब फॉलो करते हो, सारे इंस्टीट्यूट फॉलो करते हो, है ना? जिसने कई ऐसे रिकॉर्ड बनाए, जिसमें से एक रिकॉर्ड है 24 घंटे बिना रुके, बिना थके क्लास को कंडक्ट करना। और जब आपके टीचर इतने एफर्ट्स लगाते हैं ना, तो बच्चे अपने आप को महसूस करते हैं कि यार हम भी कर सकते हैं। बस यही होता है, इससे बेहतर मोटिवेशन नहीं होता है। तो बस जिद थी, स्टोरी क्रिएट करना था, और आज उस स्टोरी का आप जो है एक गवाह है ना? तो ऐसे कई अच्छी चीजें आपको जैन की तरफ से देखने को मिलती रहेगी। आप सबका साथ ऐसे बनाना। वेल्सवेल मैन्यूवर का मीनिंग मैंने कहा, इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पर आपको मेंशन करूं, जैसे जैसे आपको राइस ट्यूब रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ राइस ट्यूब, या फिर रिमूवल ऑफ
वाटर सील ड्रेनेज ट्यूब। जब भी वाटर सील ड्रेनेज ट्यूब को निकालना है या हमें राइस ट्यूब को निकालना है या हमें राइस ट्यूब को निकालना मेरे फ्यूचर का ऑप्शन, इन दोनों ही सिचुएशन, जब राइस ट्यूब को निकालना है तो हमें प्रिवेंट करना है एस्पायरेशन ऑफ स्टमक कंटेंट। जब वाटर सील ड्रेनेज ट्यूब को निकालना है तो हमें प्रिवेंट करना है न्यूमोथोरैक्स, हमें प्रिवेंट करना है न्यूमोथोरैक्स। फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर मेरी बात को ध्यान से सुनना। दो चीजें मैंने यहां मेंशन की है, पहली बात मैंने कहा रिमूवल ऑफ राइस ट्यूब। जब हमें राइस ट्यूब को निकालना होता है तो उसका मेन पर्पज होता है पेशेंट को स्टोमक कंटेंट को एस्पिरेट होने से प्रिवेंट करना। दूसरा मैंने कहा रिमूवल ऑफ वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, वहां अपना मेन पर्पज होता है प्रिवेंट न्यूमोथोरैक्स। इन दोनों ही टाइम हम क्या कहते हैं, हम पेशेंट को कहते हैं टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, और ये 6 सेकंड तक होल्ड करवाना होता है, 6 सेकंड तक होल्ड करवाना होता है। अब यही मैकेनिज्म का दूसरा नाम है वेल्सवेल मैनेवर। शुक्रिया संकेत प्रजापति, शुक्रिया मैडम, शुक्रिया प्रीति। तो यही इस वेल्सवेल मैनेवर का मीनिंग है, एक ब्रीथिंग मेथड है। आपको समझ में आया? अभी आपसे मैं कहूं कि पेशेंट का राइस ट्यूब निकालना है, कौन सा मेथड फॉलो करोगे? वेल्सवेल मैनेवर। और वेल्सवेल मैनेवर के साथ में एक्टिविटी भी लिखा हुआ है, दोनों ऑप्शन है। ए ऑप्शन लिखा वेल्सवेल मैनेवर, बी ऑप्शन लिखा टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। तो हमें एक्शन को राइट करना, कभी कभी कोई इलिटरेट पेशेंट हो, गांव से आया हो, पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हो, और आप जाके बोलो पेशेंट जी वेल्सवेल मैनेवर करो, उसको थोड़ी पता है। वही आप कहेंगे पेशेंट जी लंबी सांस लो, ब्रीथ को होल्ड करो और फिर छोड़ देना, तो पेशेंट समझ आएगा। तो कभी कभी एग्जामिनर बदमाशी करता है, दोनों आंसर दे देता है। तो आपको किसको लिखना है? इंस्ट्रक्ट पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। आया समझ में? इसी वेल्सवेल मैनेवर के द्वारा हार्ट रेट कैसे कम होती है वो मैं आपको सिखा रहा हूं यहाँ पर, कि वेल्सवेल मैनेवर ग्रेटली इंक्रीज प्रेशर इनसाइड द नेजल साइनस एंड स्पेशली इन चेस्ट कैविटी, जिसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं, जिसकी वजह से एलिवेट होता है चेस्ट प्रेशर, और चेस्ट प्रेशर जैसे एलिवेट होता है तो स्टिमुलेट होता है वेगस नर्व, और वेगस नर्व की वजह से ब्रेडिकार्डिया। अब मजा आएगा। वेगस नर्व क्या करता है? स्लोइंग कंडक्शन सिस्टम, और कंडक्शन सिस्टम जब स्लो हो जाएगा तो पेशेंट का हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगा। मेरे बदमाश सभी फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स को मैं कह रहा हूं कि वेल्सवेल मैनेवर ब्रेडिकार्डिया कॉज करता है। कैसे कॉज करता है? जैसे आप क्या करते हैं, आप कहीं रोड पे जा रहे हैं और कोई गाड़ी पंचर हो गई, अब आपको बोला धक्का लगाना है, पता ना, कहीं फॉरेनर तो नहीं हो आप, धक्का लगाना पता ना, तो आप क्या करोगे? ऐसे जब धक्का लगाओगे ना तो सांस को होल्ड करोगे, इस तरीके से धक्का लगाओगे, ब्रीथ को होल्ड करोगे, ये तो वेल्सवेल मैनेवर हो गए ना, ये तो वेल्सवेल मैनेवर। अब आपको बोला कोई 50 किलो का वेट लिफ्ट करना, तो आप क्या करोगे? उस वेट को पकड़ोगे, फिर ब्रीथ को होल्ड करोगे और फिर उसको लिफ्ट करोगे। दैट इज मैकेनिज्म इज कॉल्ड वेल्सवेल मैनेवर। टेक डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। शुक्रिया सोनम, आपको आगे समझ में? वेल्सवेल मैनेवर का मीनिंग आपको मैं बार बार समझा रहा हूं। तो अब यहाँ पर जैसे आप ऐसा करोगे तो वेगस नर्व, अब फिर से याद करिएगा कंडक्शन सिस्टम, मैंने आपको कंडक्शन सिस्टम पढ़ाया था। सिंपैथेटिक सप्लाई हो रहा था, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई हो रहा था, और पैरासिम्पैथेटिक के साथ कौन आ रहा था? वेगस नर्व। सिंपैथेटिक हार्ट रेट को बढ़ा रहा था, पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को कम कर रहा था, और हार्ट रेट को और कम करने कौन आ रहा था? वेगस नर्व। मैंने कहा था लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व। याद आ रहा कुछ मेरे बदमाश फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर? वही वेगस नर्व जब हमारा इंट्राथोरेसिक और चेस्ट का प्रेशर बढ़ेगा तो ट्रिगर आउट होगा, और वो कंडक्शन सिस्टम को स्लो करेगा, जिससे हमारी हार्ट रेट कम हो जाएगी और पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। इट्स क्लियर एवरीवन? समझ में आया कि नहीं आया? ओके फाइन, थैंक यू सो मच एवरीवन। तो अगेन वेल्सवेल मैनेवर कैन कॉज ब्रेडिकार्डिया। एक आता हाइपोथर्मिया। पहली बात तो आपको बता दो, हाइपोथर्मिया ऑल्सो नोन एज साइलेंट किलर। और हाइपोथर्मिया का मतलब होता है आपको बॉडी जो टेम्परेचर है वो लेस देन 95 डिग्री फ़ारेनहीट। जब आपके बॉडी का टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहीट से कम हो जाता है, हम हाइपोथर्मिया कहते हैं। कुछ समझ में आया? हाइपोथर्मिया का मीनिंग ऑल्सो नॉन एज साइलेंट किलर, और हाइपोथर्मिया का बॉडी टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहीट से कम होगा, हम उसको हाइपोथर्मिया कहते हैं। मैंने आपको ना टाइगर क्लास में सब टैकीकार्डिया ब्रेडिकार्डिया बताया था, ईसीजी के एब्नॉर्मलिटीज को बहुत शॉर्ट में बताया था। यहाँ तो मैं पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर करूंगा, ड्रग कैसे काम करती है, ड्रग कौन से देंगे, ट्रीट कैसे करेंगे, कौन से कॉज की वजह से कैसे ब्रेडिकार्डिया होता है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करें। आ रहा समझ में मेरे बच्चों को? ओके फाइन। तो अब हाइपोथर्मिया होगा जिसकी वजह से डिक्रीज डीपोलराइजेशन ऑफ कार्डियक पेसमेकर सेल। डीपोलराइजेशन मतलब होता है रिलैक्स, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन,
कॉन्ट्रैक्शन, जिससे हाइपोथर्मिया हुआ। हाइपोथर्मिया कैन कॉज डिक्रीज डीपोलराइजेशन ऑफ द कार्डियक पेसमेकर सेल। जब कार्डियक पेसमेकर सेल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा तो आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो हार्ट रेट जनरेट नहीं होगी, और हार्ट रेट जनरेट नहीं होगी तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। तो हार्ट रेट डिक्रीज हो जाएगी। तो हाइपोथायरॉइडिज्म, हाइपोथर्मिया, ब्रेडिकार्डिया, वेंसुअल मैनेवर, कैरोटिड साइनस मसाज, इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया कर रहे हैं। सीधे एमसीक्यू, सीधे एमसीक्यू, जिसमें सिर्फ टर्म का नाम दिया होता है, फिर सीधा पूछ लेते हैं, सीधा पूछ लेते हैं, और मैं कोशिश करूंगा सबका रीजन आपको बताऊं। अब मन में आ रहा कि सर कैसे ट्रीट करेंगे, कोई बच्चा कह रहा सर एड्रेनलिन दे देंगे, कोई बच्चा कह रहा सर पेस मेकर लगा देंगे और पेशेंट का ब्रेडिकार्डिया ट्रीट हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट, ट्रैकीकार्डिया और ब्रेडिकार्डिया का ट्रीटमेंट मॉडलिटीज की बात करूं तो ट्रैकीकार्डिया को ट्रीट करने के लिए कॉज को ट्रीट करना होता है, बट ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट को बढ़ाना होता है, ट्रैकीकार्डिया में कम करना होता है। तो हार्ट को बढ़ाने के लिए हमें पेस मेकर भी लगाना पड़ेगा, हार्ट रेट को बढ़ाने के लिए हमें लोग पर्टिकुलर ड्रग का भी यूज करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया बच्चों, एट्रोपिन, जिसको एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कहते हैं, इसको हम ड्रग ऑफ चॉइस के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं, या फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइस के नाम से भी प्रोनाउंस करते हैं। ये सीधे एग्जाम का एमसीक्यू, एट्रोपिन सल्फेट जो है एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, और एट्रोपिन सल्फेट आर रिस्पांसिबल टू इंक्रीज योर हार्ट रेट। मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, एट्रोपिन also used to dilate pupil। ये जितनी भी आपको एडिशनल वर्ड में लिखा रहा हूं ना, नॉट डिगॉक्सिन, तनुजा डिगॉक्सिन हार्ट फेलियर की ड्रग चॉइस है। तनुजा मेरा बच्चा रुक जाओ, देखिए एट्रोपिन सल्फेट जो है ये प्यूपिल को डायलेट करने का भी काम करती है। एट्रोपिन सल्फेट प्यूपिल डायलेट करने का काम करती है। जैसे आप आई में पढ़ते हो माइटोटिक स्ट्रक्चर, वहां माइटोटिक्स क्या करती है, माइटोसिस करती है। तो जितने भी मैं आपके पॉइंट्स नोट करवा रहा हूं ना, ये पॉइंट्स अपनी बुक में ऊपर क्यों लिखना, ताकि आप जल्दी रिकॉल कर पाए। अपनी बुक में ऊपर क्यों लिखना, जहां पर इन पॉइंट को आप रिकॉल कर सके। तो मैंने कहा एट्रोपिन एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है, अदर वर्ड में हम लोग उसको ड्रग ऑफ चॉइस और ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस के रूप में प्रोनाउंस करते हैं। कैसे काम करती है एट्रोपिन? इंक्रीज योर हार्ट रेट, improve atrioventricular conduction by blocking parasympathetic influence on the heart। देखिए जैसे आपका हार्ट है, ये आपका हार्ट है, you can see here, this is your heart है? और ये आपका ट्राइकस्पिड वाला है, ये आपका फर्मरी वाला है, ये बाइकस्पिड है, और ये आयोटिक है। That's your right atrium, right ventricle, that is your left atrium, left ventricle। ये जो दिख रहा है पल्मोनरी आर्टरी है, और ये जो दिख रहा है ये आयोटा है, ये आयोटा है। अब आपको बता दो, ये आपका एसे नोड है, इस एसे नोड को सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करता है, इसी एसे नोड को पैरा सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई करता है, और साथ में वेगस नर्व। ध्यान से देखना बच्चों, ये जो सिंपैथेटिक नर्व है ना, ये क्या करता है, सिंपैथेटिक नर्व क्या करता है, इंक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट, और पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, डिक्रीज करता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ हार्ट। अब जब हार्ट रेट बढ़नी होती है तो सिंपैथेटिक काम कर रहा है। इट्स ओके दिलेश्वरी चंद्रोल, इट्स ओके बढ़िया। तो जैसे सिंपैथेटिक का काम है ना हार्ट रेट को बढ़ाना, वही पैरासिम्पैथेटिक काम है हार्ट रेट को कम करना। एट्रोपिन जाके इस पैरासिम्पैथेटिक एक्शन को ब्लॉक कर देगा, बोला भाई पैरासिम्पैथेटिक तो रुक जा, मेरा सिंपैथेटिक को काम करने दे, है ना। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, आपका जो पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉक होगा तो सिंपैथेटिक अच्छे से काम करेगा, और जब सिंपैथेटिक अच्छे से काम करेगा तो पेशेंट का जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज होने लगेगा। आई थिंक समझ में आया मेरे बच्चों को? इट्स क्लियर एवरीवन? अभी हम ब्रेडिकार्डिया पढ़ रहे हैं, अभी हम ब्रेडिकार्डिया की बात कर रहे हैं। नॉर्मली ब्रेडिकार्डिया इतना ही होता है कि योर हार्ट रेट डिक्रीज लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, है ना। या आप अदर फैक्टर लिखना चाहते हो ना, तो अदर में आप डाल सकते हो डिगॉक्सिन। डिगॉक्सिन क्या करता है, स्लोइंग करता है कंडक्शन सिस्टम, और जिसकी वजह से हार्ट रेट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। उसी को हम क्या कहते हैं, ब्रेडिकार्डिया। इट्स ओवर एवरीवन। बड़े शांत लग रहे हो आप, हार्ट रेट कम हो रहा है या बढ़ रहा है?
ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है पीस मेकर थेरेपी। पीस मेकर ये डिवाइस है जो वर्क करती है एज ए कंडक्शन सिस्टम। एज ए कंडक्शन सिस्टम, भाई कंडक्शन सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो अपनी हार्ट रेट कम हो रही है। और कंडक्शन सिस्टम में भी स्पेशली जो ऐसे नोड है, ऐसे नोड है जिसको हम नेचुरल पेस मेकर कहते हैं, साइनो एचियल नोड, तो ऐसे नोड काम नहीं कर रही है। इट्स ओके प्रतिभा हर्ष, शुक्रिया रिंकी। मनीषा इट्स ओके मैडिया। नहीं नहीं प्रतिभा हर्ष देखो, आपका कहना भी कहीं नहीं सही होगा बिकॉज बड़ा एग्जर्शन है ना। जब कोई बड़ी क्लास का आप प्लान करते हो तो आपको दिन की चैन और रात की नींद वैसी हो जाती है ना। बट टीचर को हमेशा टीचिंग ही करवानी होती है। आप 5 साल बाद में भी मिलोगे तो भी आपके अफसर पढ़ाते हुए मिलेंगे। और आप 5 साल बाद एएनएस बन चुके होंगे, एसएनओ बन चुके होंगे माय डियर पटेल हर्ष, तो आप आगे से आगे नई नई जिम्मेदारी में जाते रहेंगे और टीचर का काम जो है वो हमेशा वही होता है। शुक्रिया सोनम। हाँ जी लिया, चीजें सबके साथ घूम फिर के एक ही होता है और कहीं की फटीक जो है चारों तरफ दिखती है। तो एट्रोपिन सल्फेट और पेस मेकर मैंने यहाँ पर जिक्र किया। नहीं नहीं बिल्कुल पटेल हर्ष, आप सभी बच्चे जो है जेएनसी की उम्मीद है बेटा, है ना। और आप जब आपके सपने जब पूरे होंगे आपका जेएनसी ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा। जी मयूर, नहीं मयूर बिल्कुल नहीं रखिए। ओके फाइन माय डियर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, बाकी हम पेसमेकर थेरेपी को अगली क्लास में पढ़ेंगे और आप भी एक लंबा जगने के बाद काफी थके होंगे। कल फिर मुलाकात करूंगा, अपना ख्याल रखना, खुश